हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसके हमने प्राचीन इतिहास पहले ही कवर कर चुके हैं। इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने अब तक जो है दिल्ली सल्तनत के पार्ट में जो है मुस्लिम आक्रमणकारी और फिर दिल्ली सल्तनत में जो हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में हमारे 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शहद वंश और लोधी वंश। तो हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश, जिनको आप ज़रूर देखिएगा। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। हालांकि ये बुक्स 1 लाइनर है, लेकिन हमने काफ़ी एक्सप्लेन के साथ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा है, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। किसी तरह से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लें। तो आज हमारा वही तीसरा वंश जो है तुगलक वंश, उसको हम कंप्लीट करेंगे, जो कि तुगलक वंश हमारा 1320 से 1400, इसमें 12 दे रखा है, हालांकि 1414 वर्ष तक है। अब इसमें जो भी बुक्स में दे रखा है, पर ज़्यादातर जो एंथेटिक बुक है उसमें सब 1320 से 1414 वर्ष तक ही तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, आप भी देख लीजिएगा, पर इसमें 12 प्रिंट है, 1412, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिएगा। देख लीजिए, तुगलक वंश ने टोटल जो है 94 वर्ष तक शासन किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक जो है तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश में कुल 8 शासकों ने शासन किया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से शासन किया था। अबू बकर थे, नासिरुद्दीन मोहम्मद थे, अलाउद्दीन सिकंदर शाह थे, फिर अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद थे। तो इन कुल 8 शासकों ने शासन किया था। फिर उसके बाद जो तुगलक वंश की स्थापना की थी तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी, जिनका शासनकाल जो है 1320 से 1325 ईस्वी तक था, जैसा कि आपके सामने प्रेजेंट है, हेडिंग भी प्रेजेंट है गयासुद्दीन तुगलक की। लेकिन हम थोड़ा सा आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक्सप्लेन कर दें, जिससे आप गयासुद्दीन तुगलक के क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी। देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके पिता का नाम जो है मलिक तुगलक था और इनकी उपाधि जो है गाजी थी। गाजी की भी उपाधि धारण की थी और अल सहीद की भी उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक अपने जीवन की शुरुआत जो है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक अंगरक्षक के रूप में किया था, और सुल्तान बनने से पूर्व जो है पंजाब के सूबेदार भी थे, जिनकी राजधानी जो है दीपालपुर थी। और गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने गाजी की उपाधि जो है इसने धारण की थी। इसने बलबन के शासनकाल में ही भारत आए थे, और फिर गयासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम जो है उलूग खां के नेतृत्व में जो है रणथंभौर के घेरे पर अपनी योग्यता का इसने परिचय दिया था। जब उलूग खां की मृत्यु हो गई तब यह अलाउद्दीन की सेना में आ गया था, और फिर उसके बाद जो है अलाउद्दीन ने इसे जो है सीमा रक्षक के पद पर नियुक्त किया था। 1305 ईस्वी में जो है इसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो है प्रथम रक्षक होते हुए भी इसने इकबाल मंदा के आक्रमण को जो है विफल किया था, और इस पद पर रहते हुए इसने मंगोलों के कई आक्रमणों को विफल किया था। फिर इसने विफल किया था, और इसने काबुल और गजनी पर आक्रमण करके मंगोल क्षेत्रों में घुसकर भू राजस्व वसूल किया था। और स्वयं जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है मुल्तान के जामा मस्जिद लेख में बताता है कि मैंने तातरों मतलब मंगोलों को बोलता था, तो मैंने तातरों या मंगोलों के खिलाफ 39 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तभी मुझे जो है गाजी की उपाधि जो है मिली है। इतना इनके बारे में आप जान लीजिए, आपको इनके बारे में समझ गए होंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। फिर इनका राज्यारोहण हुआ था, और इन्होंने सैन्य सुधार भी किए थे, सैनिक अभियान भी किए थे, और इनकी जो मतलब
मंगोल आक्रमण भी इनके शासनकाल में हुआ था 1324 ईस्वी में। बंगाल विजय भी किया था और डाक व्यवस्था भी किया 1324 ईस्वी में। आर्थिक नीति भी थे, लोक कल्याणकारी कार्य भी इन्होंने किए थे। और निजामुद्दीन औलिया से भी इनके जो है संबंध थे। तो औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत थे, जो दिल्ली के गयासपुर में अपने खानकाह में जो है निवास करते थे। जिस समय गयासुद्दीन बंगाल अभियान पर गए थे, उस समय जो है इसने जौना खा के सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की थी। तो निजामुद्दीन औलिया को खुसरो शाह ने जो है 3 लाख टंका जो है उपहार स्वरूप दिया था। यही धन गयासुद्दीन तुगलक ने जो है निजामुद्दीन औलिया से मांगा और दिल्ली छोड़ने के लिए कहा। इस पर जवाब देते हुए जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और ये दिल्ली आ नहीं पाए थे और इनकी जो गयासुद्दीन तुगलक की जो है 1325 में मृत्यु हो गई थी। इस तरह से मतलब तुगलकाबाद के 8 किलोमीटर दूर जो है अफ़गानपुर में इनका स्वागत किया गया था। वहीं लकड़ी के भवन बनवाया गया था, जिसके मतलब वास्तुकार अहमद अयाज थे। एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब इस भवनकार को जो है वास्तुकार कौन थे। और इसी कारणवश जो है भवन गिर गया था। तो मतलब किसी कारणवश पता नहीं कैसे गिरा कि भवन गिर गया और सुल्तान और उनका छोटा पुत्र महमूद जो है इसे मारे गए। इसी घटना का प्रत्यक्षदर्शी जो है शेख रुकनुद्दीन थे। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जो गयासुद्दीन तुगलक के क्वेश्चन प्रेजेंट हैं, इन क्वेश्चनों को जो है हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना जिसने गाजी की उपाधि धारण की? जैसा भी हमने आपको बताया, 1 मिनट, गयासुद्दीन तुगलक ही थे जिन्होंने गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। और गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन के सेना अध्यक्ष में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक बने थे। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान जो है कब बना था? तो 1320 ईस्वी में बने थे और 1325 ईस्वी तक इनका शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? जैसा भी अभी हम थ्योरी में आपको बताया था कि दीपालपुर का जो है इसे सूबेदार नियुक्त किया था। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से जो है इनकार कर दिया था। कौन सा सुल्तान समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक मानता था। विजयोपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था? तो सुल्तानपुर रखा था। हुनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित कथन था? तो गयासुद्दीन तुगलक को संबोधित कथन था और ये कथन जो है निजामुद्दीन औलिया का ही था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई और बर्नी ने इस नीति को किस नाम से संबोधित किया था? तो रश्मि मियाना अथवा जो है मध्यपंथी नीति के नाम से संबोधित किया था। आइए आगे देखते हैं इनके क्वेश्चनों को। एक मिनट। बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय जो है लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? तो अफ़गानपुर में ठहरा था। और उपर्युक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? अभी जैसा हमने बताया कि इसके निर्माता या वास्तुकार जो है अहमद एयाज थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो बर्नी ने लिखा था। और गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने लिखा कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र जो है अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था? तो यह ऐसा कथन जो है अमीर खुसरो ने लिखा था गयासुद्दीन तुगलक के विषय के बारे में कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र जो है अपने राज मुकुट के नीचे जो है धारण करता था। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट शासक हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें सन की शासक भी कहा जाता है। हालांकि ये सबसे योग्य शासक, पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा थे,
पर फिर भी इन्हें शनकी शासक और कई नामों से इनको जो है, क्योंकि इनकी योजनाएं सारी विफल हो गई थी, कोई योजना इनकी सक्सेस नहीं हुई थी, तभी इनको ऐसा बोला गया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनका मूल नाम थोड़ा सा इनके बारे में भी बता देते हैं, फिर इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। इनका मूल नाम जूना खां था और मलिक फ़खरुद्दीन था, और उपनाम जो है इनका अब्दुल मजाहिद था। सत्ता ग्रहण करने के बाद जो है इन्होंने अपना ये उपनाम बदला था, और उपाधि जो है इनकी थी अमीर उल मोमिनीन अल सुल्तान जिल्लल्लाह उलूग खां, जो है इनकी जो है ये उपाधि थी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्याभिषेक हुआ था तो बलबन के लाल महल में हुआ था। 1325 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्यारोहण करवाया था। ईशामी जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरे साम्राज्य में प्रत्येक बृहद पुरुष जो है प्रत्येक जो वृद्ध पुरुष है वो मेरे पिता के समान है, और प्रत्येक युवक मेरे बहराम शाह के समान मेरा भाई है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में लिखा कि जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। कुतलुक खां उसके गुरु थे। यह एक पढ़ा लिखा विद्वान एवं कुशल जो है सैनिक भी था। इतना आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है समझ गए होंगे। और ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो है दीवाने अमीर कोही विभाग का गठन किया था, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, और इनकी योजनाएं जो थी दोआब में कर वृद्धि किया था 1325 से 1327 में। ये अक्सर जो है क्रमानुसार पूछा जाता है। दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 में किया था। फिर सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया था 1328 से 1329 ईस्वी में। इनकी मतलब 6 योजनाएं थी। और फिर जो है मंगोल आक्रमण किया था, फिर खुरासान अभियान किया था 1329 ईस्वी में, फिर कराचिल अभियान किया था 1337 से 1338 ईस्वी में। कुल इन्होंने 6 अभियान किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है कुल 39 विद्रोह जो है हुए थे। 39 नहीं, सॉरी, हाँ, सर्वाधिक जो 34 विद्रोह हुए थे। 34 विद्रोह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे, जिसमें 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत में हुए थे, और 27 विद्रोह सिर्फ दक्षिण भारत में ही हुए थे इसके। और पहला विद्रोह जो है बहाउद्दीन गुरशस्प ने किया था, और अंतिम विद्रोह 1351 ईस्वी में तारगी ने किया था। और इसके समय जो है स्वतंत्र होने वाले राज्य थे बंगाल जो है, और मदुरा जो कि पांड्य राज था, वारंगल और विजयनगर बहमनी राज्य जो है इसके समय में स्वतंत्र होने वाले राज्य थे। बहाउद्दीन जो गुरशस्प था, इसका विद्रोह 1326 ईस्वी में इसका पहला विद्रोह हुआ था। और फिर बहराम आयवा का विद्रोह हुआ था, फिर गयासुद्दीन बहादुर का विद्रोह हुआ था, फिर कमालपुर का विद्रोह हुआ था। काफ़ी विद्रोह हुए थे। सादाह अमीरों का विद्रोह हुआ था, तगी का विद्रोह हुआ था। ये 6 विद्रोह इसके हुए थे। शिक्षा एवं साहित्य के विकास में इसका काफ़ी योगदान था, और स्थापत्य और संगीत और चित्रकला में भी इसने जो है काफ़ी अपना योगदान दिया था। बस इतने जान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आइए इनके क्वेश्चन जो प्रेजेंट हैं उनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के पश्चात जूना खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सा सुल्तान का नाम जूना खान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा? तो 1325 में बैठा था, और इनका शासनकाल 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रवेश किया था? तो 40 दिन बाद किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन पद्धति का अनुमोदन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो 1326 से 1327 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? कारण यह था कि यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यह कथन किसका था? यह कथन जियाउद्दीन बर्नी का कथन था। दिल्ली से दौलताबाद कितनी दूरी थी? तो 700 मील की दूरी थी। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? तो इब्न बतूता ने ऐसा लिखा है। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली के दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए थे? तो डॉक्टर के.एस. निजामी इतिहासकार लेखक का ऐसा मत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया था कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपर्युक्त व्यक्त जो है किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा व्यक्त किया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कथन जो है सही हैं उनके बताइए। तो जो इशामी और इब्न बतूता थे उसकी जो है जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा के साक्ष्य देते हैं और होली के उत्सव में उसके भाग लेने के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसने कहा कि मेरा साम्राज्य रुगंड हो गया और यहाँ किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वह सिर दर्द ठीक करता है, तत्परांत बुखार हो जाता है और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक का था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको क्रमानुसार जरूर याद कर लीजिएगा। दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा और फिर खुरासान अभियान जो है इसके मतलब चारों योजनाओं का सही क्रम है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ संबंध था। स्वर्णद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान से संबंधित है। आमीर शादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। इब्न बतूता जो है प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, किस देश से था? मतलब मोरक्को देश से था ये। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो एल्फिस्टीन जो इतिहासकार हैं उनका ऐसा मानना था। दिल्ली के सुल्तानों में कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे अधिक विवादास्पद शासक थे। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा गया। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के बारे में ऐसा कहा गया। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नियुक्त किया गया था। किस सुल्तान ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही कथन है कि वह सार्वजनिक रूप से होली खेलता था और वह गंगा जल का पान भी करता था। वह हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था, उसने जो है हिंदू अमीरों को भी नियुक्त किया था। किसने कई विदेशी हिंदुओं तथा मंगोलों का सामना
तथा उच्च पद प्रदान भी किए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। किस सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुरशस्प ने विद्रोह किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो बहाउद्दीन गुरशस्प ने विद्रोह किया था, ये पहला ही विद्रोह था बहाउद्दीन गुरशस्प का। इसने पहले ही विद्रोह किया था, फर्स्ट विद्रोह था। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह किया था? तो मुल्तान का बहराम आइबा उर्फ किशलू खां जो सूबेदार था, जो कि मुल्तान से था, और इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है विद्रोह किया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्व कारण कौन था? तो उलेमाओं के विरुद्ध जो है निर्णय देता था। यही सबसे सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कारण था विद्रोह का। मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्माशिरीन का आक्रमण जो है किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? तो ठट्टा अभियान के समय हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ऐसा कथन जो है बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई। आगे देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट शासक हुए फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनका मूल नाम जो है कमालुद्दीन फ़िरोज़ था। इनके पिता रज्जब थे और इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम जो है बीबी जैला था। और जो इनका वजीर था वह मलिक मकबूल था। और जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी सैयद उस सलातीन, और खलीफा का नायब जो है इनकी उपाधि थी। और इन्होंने जो है भू राजस्व में जो है आर्थिक सुधार किए थे, मतलब राज्य की आय में वृद्धि की थी। और करदाताओं के कर का जो बोझ था वो कम किया था, मतलब इन्होंने सभी करों को समाप्त कर दिया था। और ऑनली सिर्फ 4 कर रखे थे, और 4 कर में वो जो खिराज था, जजिया था, खुम्स था और जकात। खिराज जो है भूमि कर था, जो कि 1/3 हिस्सा उपज का लिया जाता था। जजिया, इसे सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर भी वसूल किया था फिरोज तुगलक ने। खुम्स जो है लूट का माल होता था। और जकात जो है यह एक धार्मिक कर था, जो कि आय का 2.5% होता था। इसने सिंचाई कर भी लगाया और इसने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। लोक कल्याणकारी में दीवाने बंदगान, जो कि दास विभाग था, इसमें दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके समय में दासों की सर्वाधिक संख्या थी, कम से कम 1,80,000 जो है इसके दास थे। दीवाने खैरात जो है दान विभाग से संबंधित था, जिसके तहत अनाथ या अविवाहित को मतलब दान में दिया जाता था। और इसके अंतर्गत विवाह विभाग भी आता था, जिसमें मुस्लिम स्त्रियों की निःशुल्क जो है विवाह भी किया जाता था। और दीवाने एहस्ताक जो है था पेंशन विभाग था। इसके तहत जो है सेना कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता था। दारुल सफ़ा या शिफा खाना जो है चिकित्सा विभाग था। इसके तहत जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। रोजगार दफ्तर, इसके तहत बेरोजगारों को जो है पंजीकृत जो है किया जाता था। ये इसने जो है लोक कल्याणकारी कार्य जो है किए थे। लोक निर्माण विभाग में भी इसने काम किए थे। अनुवाद विभाग की स्थापना की, मजरा विभाग, कारखाना, उद्यान, ताश घड़ियाल, जिसे जल घड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विज्ञान में भी रुचि रखता था। और इसके अनुसार इसने दिल्ली में एक ये जल घड़ी का निर्माण करवाया था, जिसे ताश घड़ियाल के भी नाम से जाना जाता है। अशोक की लाट, जो कि टोपरा मेरठ में स्थित है, इसने अशोक की लाट को भी दिल्ली में मंगवाया था। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख कहा जाता है इसे। और इसे जो है जिसे पढ़ने के लिए इसने राज्य के शिक्षित ब्राह्मणों को भी आदेश दिया, परंतु कोई पढ़ नहीं पाया था। और इसने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सर्वप्रथम स्वर्ण स्तंभ लेख कहा था। और इसने नगर निर्माण भी करवाया।
लगभग 300 नगरों का निर्माण इसमें करवाया था, जिसमें महत्वपूर्ण जो है फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर प्रमुख नगर थे। और मतलब इसने भवन निर्माण कराया, शिक्षा एवं साहित्य के विषय में भी इसने काफ़ी योगदान दिया, सिक्का चलवाया था, सैन्य व्यवस्था पर इसने ध्यान दिया। और फिरोज तुगलक के जो सैन्य अभियान थे, इसने बंगाल अभियान किया, बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया था। 1353 ईस्वी में किया पहली बार, और दूसरी बार 1359 ईस्वी में किया था। और जो है जाजनगर उड़ीसा का अभियान किया 1360 ईस्वी में, नाराकोट का अभियान किया 1365 ईस्वी में, सिंध थट्टा अभियान किया 1365 से 67 ईस्वी में। इसने विद्रोह का भी दमन किया। और फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे, जो है फिरोज तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु 1374 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अपने पुत्र जफर खां को नियुक्त किया, इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर इसने अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को चुना, परंतु इसकी घोषणा नहीं हुई। अंत में अपने ज्येष्ठ के जो पुत्र को, फतेह खां के पुत्र तुगलक खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यही गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जो है अगला शासक बना था। और उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने 1388 से 1389 तक शासन किया। फिर उसके बाद अबू बकर हुए थे, 1389 से 90 तक किया। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी में, क्योंकि योग्य शासक नहीं था, कुछ टाइम तक ही इसने शासन किया 1394 ईस्वी में ही। फिर अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद हुए थे 1394 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक जो है नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। ठीक है, आइए इतना आप समझ गए होंगे फिरोज तुगलक के बारे में। आइए अब इनके क्वेश्चन जो प्रेजेंट है उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ? तो 1351 ईस्वी में आसीन हुआ था। सुल्तान फिरोज के पिता का क्या नाम था? तो जैसा अभी हमने बताया रज्जब नाम था। और फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? तो अबवाब कहलाते थे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फतुहाते फिरोज शाही के नाम से जो है फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फतुहाते फिरोज शाही जो है इसकी आत्मकथा थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। फिरोज तुगलक ने किसने स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति को, उसकी याददाश्त के लिए जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान था और जूना खान के नाम से उसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? 1359 ईस्वी में की थी। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। और कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? तो सिंचाई कर लगाया था इसने। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज तुगलक लाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन सा सुल्तान ले आया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले आया था। किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था। दिल्ली के सुल्तानों में कौन गुलामों के कल्याण के लिए कार्य किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कार्य किया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और वह कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, 1,80,000 गुलाम थे। गुलाम या दास जो भी बोलें आप।
किस दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान दाशों का शौकीन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है दाशों का शौकीन था। अपने समय में सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने का लिए प्रसिद्ध रहा, वो फिरोज शाह तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी तथा शेर शाह सूरी में वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। इसने 1200 बाग लगवाए थे। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक था। भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय उड़ीसा का शासक कौन था? तो भानुदेव तृतीय थे। कटहेर जो कि रुहेलखंड में है के शासक खड़कू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय जो है इसने विद्रोह किया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। सल्तनत काल में महादवियों का विद्रोह किसने दबाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दबाया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि उसने सामंतों को आनुवंशिक बनने दिया। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता तो खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पच्युत कर सकता हूँ? यह किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। किस सुल्तान ने को खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? फिरोज शाह तुगलक को खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी। और किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? तो हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन जो इतिहासकार थे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था। मकबूल खाने जहाँ किस सुल्तान का वजीर था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे। आगे देखिए जो उत्तरवर्ती तुगलक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो अभी हमने बताया गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो है सुल्तान बना था और इसका नाम जो है फतेह खां का पुत्र जो है तुगलक खां नाम था, लेकिन इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है ये अगला शासक बना था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। और किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालाम तक था? तो नासिरुद्दीन महमूद के विषय में कहा जाता है। तैमूर का आक्रमण ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। किस आक्रांता को भाग्यशाली या भविष्य का स्वामी कहा गया है? तैमूर लंग को कहा गया है। तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? युद्ध में पैर खराब हो जाने पर लंगड़ाने के कारण जो है इसे तैमूर लंग कहा जाता है। तैमूर को आगे देखिए रिपीटेड हो जाएगा क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को किस राजवंश में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तुगलक वंश ने शासन किया था। जैसा अभी हमने बताया कि 94 वर्षों तक जो है इन्होंने शासन किया था। आगे देख लीजिए जो तुगलक वंश के शासक थे। एक मिनट। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक, अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी तक, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 ईस्वी तक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी में इसने शासन किया, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है 1394 से 1412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था।
उसके बाद जो है हमारा तुगलक वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद नया वंश जो है सैयद वंश जो है स्टार्ट हुआ था। अब सैयद वंश को हम कल कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको आसानी हो, और पार्ट वाइज में एक एक पार्ट में हमने एक एक वंश को कंप्लीट किया। तो कल हमारा पार्ट रहेगा सैयद वंश। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कैसा आपको ये सेशन लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। और वैसे ही बोल दूं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए, सभी स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री सब में पूछी जाती है, हिस्ट्री यही रहती है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को कई बार रिवीजन करिए, जिससे आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन न रहे और आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल राइट आंसर करके आएँ और सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतने। कल इसका नेक्स्ट पार्ट सैयद वंश का लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।